हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम मोड। ये है आपका पॉलिटी का लेक्चर नंबर 4 और आज हम फंडामेंटल राइट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो फंडामेंटल राइट्स की और आ चुकी है, ये उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। आज फंडामेंटल राइट्स टॉपिक में हम आपका थर्ड फंडामेंटल राइट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसके क्या प्रोविजन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो माइनॉरिटीज़ को प्रोवाइडेड होते हैं उसको बहुत ही डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद आपके जो यूपीएससी एग्जामिनेशन में मोस्ट टाइम से पूछा जाता है कि रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रोल आपके कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी आपको बता दूंगा ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देन वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट रिट्स, जो रिट्स आपकी जारी करी जाती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनके बारे में डीप स्टडी करेंगे। और रिट्स आपकी कब इशू करी जा सकती हैं और कब इशू नहीं करी जा सकती हैं, उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। देन लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन यूपीएससी आपसे उठाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डीप स्टडी करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले थर्ड लेक्चर देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे वापस आएँ ताकि उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 आपके सब ग्रुप में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपके आर्टिकल 23 और 24 में गिवन है। इसी में पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 सेज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ये आपकी जो ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होती है और फोर्स्ड लेबर होती है, इसको रोक लगाने की बात करता है। आर्टिकल 23 आपका फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक लगाने की बात करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, डैट इट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। ये आर्टिकल आपके बोथ सिटीजन और नॉन सिटीजन को अवेलेबल है, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रोटेक्शन, आपको जो आर्टिकल 23 के अंडर जो आपको प्रोटेक्शन मिलती है वो बोथ आपको स्टेट के अगेंस्ट और साथ ही साथ इंडिविजुअल के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट इसमें आपको प्रोटेक्शन दी गई है। इस बारे में आपको स्टार मार्क कर लेना है। तो इसमें आपको एक एक्सेप्शन भी है। आर्टिकल नंबर 23 का एक्सेप्शन ये कहता है कि ये परमिट करता है स्टेट को परमिट करता है ये कि जब आपकी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, जैसे कि वॉर लाइक सिचुएशन आ जाए, उस समय आपका स्टेट वो इम्पोज कर सकता है कंपलसरी सर्विस वो इम्पोज कर सकता है इसके सिटीजन्स के ऊपर। ठीक है, मिलिट्री सर्विसेज को कंपलसरी वो कर सकता है। जब वॉर लाइक सिचुएशन इंडिया में होगी तो स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस, ये आपको इसमें याद रखना है। ये आर्टिकल नंबर 23 का एक एक्सेप्शन है जो आपको दिमाग में रखना है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 23। यहाँ से सिर्फ इतनी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब हम चलेंगे आर्टिकल नंबर 24 की तरफ। आर्टिकल नंबर 24 आपका प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़ के बारे में बात करता है। ये बच्चों की एम्प्लॉयमेंट आपकी जो फैक्ट्रीज़ में होती है उसको प्रोहिबिट करता है। कौन से एम्प्लॉयमेंट को ये प्रोहिबिट करता है ये आपको जानना पड़ेगा। ये प्रोहिबिट करता है आपको 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनसे कम उम्र के बच्चों को हजार्डस एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयमेंट में ये प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल नंबर 24 आपका 14 साल के कम बच्चों की हजार्डस लोकेशंस पे एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 24 सेज दैट इट डज नॉट प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन नॉन हजार्डस वर्क। मतलब कि हार्मलेस वर्क जो आपके हैं उस पर ये आर्टिकल प्रोहिबिट नहीं करता है उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब कि वो लोग अगर चाहें तो उनके घर का जो बिजनेस चल रहा है, जैसे कि जो भी हो सकता है XYZ, स्कूल से आने के बाद वे बच्चे उसमें पार्ट ले सकते हैं और इसे आर्टिकल नंबर 24 के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज गिवन इन आर्टिकल नंबर 24। अब हम आते हैं आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। आपको रिलीजन से लेकर फ्रीडम प्रोवाइडेड है आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 में। पहले इसमें आप ये देखिए, आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 26 में आपके डिफरेंस क्या है। आर्टिकल नंबर 25 जो राइट ऑफ रिलीजन की बात करता है, ये आपके राइट ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात करेगा। मतलब कि एक इंडिविजुअल को जो अधिकार दिए गए हैं रिलीजन से लेके, वो आपके आर्टिकल नंबर 25 में गिवन है। और आपका जो एक ग्रुप को राइट दिए गए हैं, एक ग्रुप को जो अधिकार दिए गए हैं, वे आपके आर्टिकल नंबर 26 में गिवन है। ये दोनों डिफरेंस है आपके आर्टिकल नंबर 25 और 26 में, तो ये आपको समझने में आसानी होगी।
आर्टिकल नंबर 25 सेज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है एक लोग के पास, एक इंडिविजुअल के पास वो कौन सा धर्म मानना चाहता है, इसकी उसे पूर्ण आज़ादी है। इंडिया में उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पूर्ण आज़ादी दी गई है कि वो अपने रिलीजन का प्रोफेशन कर सके, मतलब उसे जैसे चाहे तैसे मान सकता है, उसे प्रैक्टिस कर सके, उसे प्रोपोगेट कर सके। प्रोपोगेट मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, इसकी उसे पूर्ण आज़ादी है, टोटल फ्रीडम है उसको आर्टिकल नंबर 25 में। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आर्टिकल नंबर 25 साथ ही में एक चीज़ को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल नंबर 25 डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट अनदर्स रिलीजन टू वंस ओन रिलीजन। ये धर्मांतरण पे पूर्ण रोक लगाता है, मतलब आप फोर्स रिलीजन जो कन्वर्जन होता है किसी इंडिविजुअल का नहीं कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और उसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके आर्टिकल नंबर 25 में गिवन था, जो इंडिविजुअल के राइट के बारे में बात करता है, जो हमने कवर कर लिया। अब आर्टिकल नंबर 26 में आते हैं। आर्टिकल नंबर 26 आपके ग्रुप के राइट्स के बारे में बात करता है। ऊपर वाला आर्टिकल आपके इंडिविजुअल के राइट के बारे में बात करता था, ये आर्टिकल आपके ग्रुप के राइट के बारे में बात करता है। ये कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। एक ग्रुप के पास रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की आज़ादी होगी। वो कौन कौन से आखिर रिलीजियस अफेयर्स है, आइए देखते हैं। पहला कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और साथ साथ चैरिटेबल पर्पस के लिए जो इंस्टीट्यूशंस है उसको इस्टेब्लिश कर सकता है और उसे मेंटेन कर सकता है, इसकी आज़ादी उसे आर्टिकल नंबर 26 में गिवन है। सेकंड प्रोविजन सेज दैट द ग्रुप शुड मैनेज अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। उनके रिलीजन में जो भी मैटर होते हैं उन अफेयर्स को इसे मैनेज करने की पूर्ण आज़ादी दी गई है, किसको, ग्रुप को, आर्टिकल नंबर 26 में। थर्ड है दैट अ ग्रुप कैन ओन एंड अक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। अगर रिलीजियस ग्रुप चाहे तो वह इंडिया में इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, इसकी आज़ादी उसे आर्टिकल नंबर 26 में प्रोवाइडेड है। लास्ट प्रोविजन सेज राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। वो चाहे तो अपनी जो रिलीजियस ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है उसको एडमिनिस्टर कर सकता है, इसकी आज़ादी उसे आर्टिकल नंबर 26 में गिवन है। अब आर्टिकल नंबर 26 इस बार आपके लिए यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? हाल ही में आपका वक्फ बोर्ड जो बिल था, वक्फ बिल जो था वो पास हुआ है पार्लियामेंट में, तो इसके बारे में आपको थोड़ा डीप नॉलेज होनी चाहिए कि आर्टिकल नंबर 26 से ये डायरेक्टली रिलेट करता है, तो इसके प्रोविजंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। तो अगला हम आर्टिकल चलते हैं, आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज़ आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 रिलीजन का क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। या स्टेट को ये प्रोहिबिट करता है कि वह टैक्सेशन नहीं लगा सकता है फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये आपको याद रखना है। इसमें दो प्रोविजंस हैं। नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। किसी भी इंसान को, किसी भी भारत के नागरिक को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो टैक्स पे करे फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसकी आज़ादी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। सेकंड, ये स्टेट को निर्देश देता है दैट स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी फॉर द प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए स्टेट पब्लिक मनी का उपयोग नहीं कर सकता है, इसकी उसे आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है, और ये आपके आर्टिकल नंबर 27 में गिवन है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका लाइव एग्जाम्पल है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद आपका राम मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन आपका चालू होता है। तो उस राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट डायरेक्टली फंडिंग नहीं कर सकती है, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बनाया। गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक राम मंदिर ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया, जिस ट्रस्ट में जो पैसा जमा होता है उस ट्रस्ट के पैसे से उस मंदिर का निर्माण हुआ। तो अगर एग्ज़ाम में कभी भी आ जाए कि स्टेट के खर्चे से उस मंदिर का या फिर कोई भी पर्टिकुलर मंदिर या फिर मस्जिद का निर्माण होता है, तो वो ऑप्शन गलत होगी, क्योंकि उसकी आज़ादी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है। ये आर्टिकल नंबर 27 में गिवन है, ये आपको पता होना चाहिए था। तो दिस वाज इंपॉर्टेंट। अब मूव करते हैं आर्टिकल नंबर 28 की तरफ। उससे पहले फ्रेंड्स ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको टैक्स की आज़ादी तो नहीं दे सकता है, लेकिन आपको फ़ी कलेक्ट करने की आज़ादी देता है। एक रिलीजियस ग्रुप चाहे तो वह फ़ी कलेक्ट कर सकता है, इसकी आज़ादी उसे है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे आप ऐसे मान सकते हैं जैसे कि एंट्री फ़ी, मेंटेनेंस फ़ी। जब आप किसी मंदिर या मस्जिद में जाते हैं तो कई जगह एंट्री फ़ी थोड़ी सी लगती है, तो वो इसी आर्टिकल के
थ्रू रखती है, ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज योर आर्टिकल नंबर 27। नाउ अब हम मूव करेंगे आर्टिकल नंबर 28 की तरफ। और आर्टिकल नंबर 28 सेज दैट एन इंडिविजुअल हैज़ अ फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। एक इंडिविजुअल या फिर एक सिटीजन के पास आपके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करने की पूर्ण आज़ादी होगी, चाहे वो उसे चाहे तो अटेंड कर सकता है या चाहे उसे ना अटेंड करे, इसकी उसे पूर्ण आज़ादी होगी। अब इंडिया में इसके दो मायने हैं, भारत में इसके दो मायने हैं। जो भी आपके इंस्टीट्यूशन बनते हैं, पढ़ाई के जो भी आपके इंस्टीट्यूशन बनते हैं, तो कई कई जगहों पे आपके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टोटली बैंड है और कई जगह आपके पार्शली अलाउड भी हैं। ये आपको प्रोविज़न पता होने चाहिए। वो आपके इंस्टीट्यूशंस, वो आपके स्कूल कॉलेजेस जो टोटली आपके होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, जो स्टेट के खर्चे से या फिर स्टेट द्वारा टोटली एडमिनिस्टर करे जाते हैं, वहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। टोटली बैंड है वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और कुछ कुछ जगहों पे पार्शली अलाउड भी है, मतलब वहाँ पर कुछ जगहों पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है जो आपके इंस्टीट्यूशन से वो एडमिनिस्टर करे जा सकते हैं स्टेट के द्वारा, एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट इस्टेब्लिश अंडर एनी इंडाउमेंट और ट्रस्ट। जिसका फॉर्मेशन, जिस इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन किसी ट्रस्ट के द्वारा हुआ है और साथ ही साथ उसका एडमिनिस्ट्रेशन आपका स्टेट के द्वारा किया जा रहा हो पार्शली, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन अगर चाहें तो वह अपने इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इसकी उन्हें आज़ादी है। तो ये आर्टिकल नंबर 28 में दो प्रोविजंस थे, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए था, जो मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम मूव करते हैं अपने अगले फंडामेंटल राइट की तरफ। आवर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का जो फंडामेंटल राइट है आपका आर्टिकल है, वो आर्टिकल नंबर 29 और 30 है। तो इसमें पहला जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल नंबर 29 आपके प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है। ये जो आपके माइनॉरिटीज़ होती हैं उसके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के बारे में आपका आर्टिकल नंबर 29 करता है। आर्टिकल नंबर 29 आपका कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कोई भी आपका जो सिटीजन का वर्ग है, आपका जो नागरिकों का वर्ग है, हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, जिसकी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या फिर कल्चर है, उसको राइट होगा कि वह अपने डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज या फिर स्क्रिप्ट को प्रिजर्व कर सकता है। इसकी उसे पूर्ण आज़ादी है आर्टिकल नंबर 29 के थ्रू। इसमें आपका स्टेट का भी रोल होता है। स्टेट भी कोशिश करेगा कि जो ऐसे विलुप्त होती जा रही हैं चीज़ें, ऐसे स्क्रिप्ट या फिर ऐसे लैंग्वेज, ऐसे कल्चर्स जो धीरे धीरे अब एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, उसको प्रिजर्व करने की ड्यूटी आपकी स्टेट की है। इसीलिए स्टेट ने भी आपके देखते हैं कि समय समय पर उसने बनाया है चीज़ें, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ आपकी बनाई गई। ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1992 में फॉर्म की गई थी फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के लिए इसे बनाया गया था। साथ ही साथ गवर्नमेंट की एक स्कीम है, हमारी धरोहर स्कीम। इसके कुछ प्रोविजंस आपके माइनॉरिटीज़ के जो कल्चर्स हैं, स्क्रिप्ट हैं, इसको प्रिजर्व करने की भी बात भी करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के बारे में जो बात करी गई है वो आर्टिकल नंबर 29 में करी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 आपका राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आपके माइनॉरिटी ग्रुप जो हैं उसके पास अधिकार होगा कि वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सके और उसे एडमिनिस्टर कर सके। ये राइट सिर्फ आपको माइनॉरिटी को दिए गए हैं। ये आपको याद रखना है कि ये राइट सिर्फ माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 30 में डिस्क्राइब हैं। एक चीज़ इसमें आपको याद रखनी है दैट अ टर्म माइनॉरिटी इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। माइनॉरिटी की डेफिनेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं गिवन है। ये स्टेटमेंट आपसे यूपीएससी सीडीएस में पूछ सकता है, एनडीए में पूछ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि माइनॉरिटीज़ की डेफिनेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं गिवन है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना है। आर्टिकल नंबर 29 में आपके माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के बारे में बात करी गई है। ठीक है, कि माइनॉरिटीज़ आपके लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये नहीं है कि वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ ही कर सकते हैं। अगर जो मेजॉरिटी के ग्रुप के जो लोग हैं वो भी अगर चाहें तो अपनी लैंग्वेज, कल्चर या स्क्रिप्ट है उसका प्रिजर्वेशन वो कर सकते हैं। इसके लिए भी उसे पूर्ण आज़ादी है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। लेकिन स्पेशली आपके माइनॉरिटीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 29 नंबर आर्टिकल में लिख रखा है। तो ये डिफरेंस थोड़ा समझना आपके लिए ज़रूरी था। अब आइए आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल नंबर 31
चूँकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन कुछ प्रोविजंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 31 के थ्रू हमने राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया था आपके 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। इसके कुछ प्रोविजंस आपके राइट टू प्रॉपर्टी के वो आर्टिकल नंबर 19 में भी गिवन थे, जिसको हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद रिपील कर दिया था और इसे शिफ्ट कर दिया था फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लीगल राइट, जो आपके आर्टिकल नंबर 300A में गिवन है। अब आपका राइट टू प्रॉपर्टी ये आपका सिर्फ एक लीगल राइट रह चुका है, जो आपके आर्टिकल नंबर 300A में गिवन है। ठीक है, मतलब कि इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट एनीमोर। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए थी। फ्रेंड्स, इसी में मैं आपको थोड़ा आर्टिकल नंबर 31 के बारे में थोड़ा डीप में बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 31A, आर्टिकल नंबर जो आपका 31A है, वो स्टेट को ये पावर करता है, स्टेट को ये पावर देता है कि वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए, इंडस्ट्री रिफॉर्म के लिए या फिर कॉमर्स के रिफॉर्म के लिए वो चाहे तो पर्सनल लैंड एक्वायर कर सकता है। इंडिया में वो पर्सनल लैंड एक्वायर कर सकता है। इसकी स्टेट को आज़ादी है आपके आर्टिकल नंबर 31A के थ्रू। आर्टिकल नंबर 31B आपका कहता है कि जो ये पर्सनल लैंड एक्वायर करी जाएगी उसे पार्लियामेंट चाहे तो उसे 9th शेड्यूल में डाल सकता है। आपके 9th शेड्यूल में वो चाहे तो पार्लियामेंट आपका डाल सकता है। और 9th शेड्यूल डालने के बाद पार्लियामेंट का मतलब ये है कि उसे ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मिल जाएगी, मतलब उसका जुडिशियल रिव्यू आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन सेम इसी में आपके सुप्रीम कोर्ट ने IR कोहलियो केस जो आपका हुआ था, IR कोहलियो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ब्लैंकेट प्रोटेक्शन आपके 9th शेड्यूल को नहीं प्रोवाइडेड है, मतलब इसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, इसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। तो ये आपके आर्टिकल नंबर 31B में गिवन था। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको आर्टिकल नंबर 31 में अलग से बता दिए हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसमें ज़्यादा आप दिमाग न लगाइएगा, इससे क्वेश्चन बहुत कम ही आता है आर्टिकल नंबर 31 से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने आर्टिकल नंबर 32 की तरफ। आर्टिकल नंबर 32 एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपका आर्टिकल नंबर 32 है, क्योंकि ये आपकी बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, मतलब कि आपके फंडामेंटल राइट्स का जब हनन होगा तो उस समय आप क्या करेंगे, इसके प्रोविजंस आपके आर्टिकल नंबर 32 में गिवन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल नंबर 32 है, या फिर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो आपके फंडामेंटल राइट्स में वो कुछ अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन जो आपके फंडामेंटल राइट्स के की फीचर्स हैं, बेसिक फीचर हैं, उसमें वो चाह कर भी बदलाव नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी आज़ादी उसे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। ये चीज़ आपके आर्टिकल नंबर 32 में भी गिवन है, और आपका केशवानंद भारती केस जो आया था उसमें भी आपके सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था। इसमें एक चीज़ लिखी गई है आगे आर्टिकल नंबर 32 को लेके, दैट पार्लियामेंट कैन एम्पावर अदर कोर्ट्स टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर एंड रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट। आपके पार्लियामेंट अगर चाहे तो आपके सुप्रीम कोर्ट के पास तो आपके पावर है ही कि वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर डायरेक्शन दे दे, लेकिन वो अदर कोर्ट को अगर एम्पावर करना चाहती है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो एम्पावर कर सकती है। ठीक है, इसमें आपके प्रेसिडेंट एक चीज़ और लिख रखी है कि आपके अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप अपने फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की आज़ादी नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये प्रोविज़न आपके आर्टिकल नंबर 32 में गिवन था। अब ये हो गया आर्टिकल नंबर 32, जिसके थ्रू आप अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स मोस्टली कवर हो गए हैं। अब हम जानेंगे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट का रोल और आपके हाई कोर्ट का रोल क्या होता है फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जो रोल होता है, उसके बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग।
आपकी जो रिट्स जारी करने की जो आपकी पावर है वो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। ये आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है बाय द आर्टिकल नंबर 32, इसकी आज़ादी उसे आर्टिकल नंबर 32 में गिवन है। और हाई कोर्ट को रिट जारी करने की आज़ादी उसे आर्टिकल नंबर 226 के थ्रू गिवन है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ये आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आपकी जो रिट्स जारी कर सकता है वो रिट्स सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लेकर जारी कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि उसकी रिट पावर जो है वो नैरो है, ठीक है। और इधर आपकी जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट आपकी रिट जारी कर सकता है फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर अदर इश्यूज ऑल्सो। तो आपका जो हाई कोर्ट की रिट्स इशूइंग पावर है वो आपकी ब्रॉड है, ठीक है। ये डिफरेंस थोड़ा अलग है कि सुप्रीम कोर्ट की नैरो है और यहाँ पर इसकी हाई कोर्ट की जो पावर है वो थोड़ा ब्रॉड है। अब आगे हम अगर थर्ड प्रोविजन की तरफ देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका इश्यू कर सकता है रिट फॉर थ्रू आउट द कंट्री, मतलब कि वह पूरे देश के लिए चाहे तो वो रिट्स जारी कर सकता है। इसकी उससे कोई बाउंडेशन नहीं है, पूरे देश के लिए वो जारी कर सकता है। इसका मतलब जो टेरिटोरियल रिट जुरिडिक्शन है आपकी सुप्रीम कोर्ट की, ये काफ़ी वाइडर है। और हाई कोर्ट की आपके टेरिटोरियल रिट जुरिडिक्शन के बारे में बात करी गई है कि हाई कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। जिस पर्टिकुलर स्टेट का आपका वो हाई कोर्ट है, सिर्फ उसी स्टेट के लिए वह रिट जारी कर सकता है। इसका मतलब आपकी हाई कोर्ट की टेरिटोरियल रिट जुरिडिक्शन काफ़ी नैरो है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस थे आपके। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आपकी सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा है और आपकी ओवरऑल रिट जुरिडिक्शन पावर आपकी हाई कोर्ट की ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 32 इसमें कहता है, आर्टिकल नंबर 32 चूँकि आपका खुद एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 32 खुद आपका एक फंडामेंटल राइट है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता है कि वह रिट जारी नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज रिट जुरिडिक्शन बिकॉज आर्टिकल नंबर 32 इज अ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ, ठीक है। ये स्टेटमेंट थोड़ा आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। आर्टिकल नंबर 226 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 226 इज अ डिस्क्रिशनरी पावर फॉर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अगर चाहे तो वह रिट जारी करने से रिफ्यूज भी कर सकता है, क्योंकि यह हाई कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर है। यह हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो रिट जारी करे या ना जारी करे, ठीक है, क्योंकि ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है और यहाँ ये एक ऑब्लिगेटरी पावर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो पावर्स थी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, इसके बारे में हमने थोड़ा अच्छे से जाना। ये चीज़ें आपको थोड़ा बेहतरीन ढंग से देख लेनी है। अगला आपको कौन कौन सी रिट्स होती हैं जो आपके सुप्रीम कोर्ट या फिर आपके हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। पहला वो है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस आपकी रिट होती है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो कोर्ट है वो एक पर्सन को रिट इशू जारी कर सकता है, ये हैबियस कॉर्पस की वो रिट जारी कर सकता है टू प्रोड्यूस अनदर पर्सनस इन द कोर्ट, ठीक है। किसी बंदे को उसने डिटेन कर रखा है तो कोर्ट आपको एक्स पर्सन को ऑर्डर देगी कि फला फला वाई को जिसको आपने डिटेन कर रखा है उसको आप कोर्ट में प्रोड्यूस करें। तो ये हैबियस कॉर्पस की रिट होती है जो आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकता है। इसका लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। मैंडमस आपकी सेकेंड रिट है जो कहती है, इसका लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड। मैंडमस के थ्रू आपका सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल को वह रिट जारी कर सकता है कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी ढंग से करिए। मतलब कि जो नेग्लिजेंस आप अपनी पब्लिक ड्यूटी में दिखा रहे हैं वो सही नहीं है, उसको ड्यूटी करने के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फोर्स कर सकता है। इसके बारे में मैंडमस रिट बताई गई है जिसका लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड। ये सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल के लिए है, ये आपको याद रखना है। थर्ड आपकी रिट है प्रोहिबिशन, जिसका लिटरल मीनिंग होता है टू प्रोहिबिट। ये आपकी इशू करी जा सकती है हायर कोर्ट के द्वारा। हायर कोर्ट के द्वारा ये लोअर कोर्ट जो होता है उसको यह रिट इशू करी जाती है। किस चीज़ के लिए ये रिट इशू करी जाती है? टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। मान के चलिए वह किसी केस में सुनवाई कर रहा है आपका लोअर कोर्ट, और वह जो केस है वो उसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन या फिर उसकी जुरिडिक्शन से बाहर है, तो उस पर वह सुनवाई नहीं कर सकता है। इसकी रोक लगाने के लिए आपका हायर कोर्ट प्रोहिबिशन की रिट जारी कर सकता है। तो ये प्रोहिबिशन रिट का मतलब था, जिसका मतलब होता है टू फॉरबिड, ठीक है।
तो होपफुली मैं कोशिश करता हूँ कि आपको शायद समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपकी जो रिट है वो है सर्टियोररी की रिट। सर्टियोररी की रिट कहती है, इसका लिटरल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ईदर टू ट्रांसफ़र अ केस पेंडिंग। ठीक है, मतलब कि सर्टियोररी रूट के थ्रू आपके जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर देता है कि आपके पास जो केस पेंडिंग है उसे आप हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसे आप हायर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दीजिए। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपके केस को ट्रांसफ़र करने की बात करी गई है और यहाँ पर आपके केस को सुनवाई करने से ही प्रोहिबिशन कर दिया गया है, मतलब उस पर लोअर कोर्ट सुनवाई ही नहीं कर सकता है। और सर्टियोररी में क्या है कि वो पेंडिंग केस आप हायर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दें। ठीक है, तो ये आपके सर्टियोररी का मतलब था। क्यू वारंटो जो रिट है ये आपके सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा जारी करी जा सकती है। इट इज़ इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। मान के चलिए किसी पब्लिक ऑफिस में आपका कोई बंदा बैठा हुआ है और वो गलत तरीके से अगर पब्लिक ऑफिस ने होल्ड कर रखा है तो क्यू वारंटो रिट के थ्रू आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछ सकता है कि हाँ जी आप किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो उसके लिए आपको दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। ये रिट इशूइंग पावर उसे क्यू वारंटो में दी गई है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये 5 तरीके की रिट्स थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। होपफुली इसमें अब आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आइए आगे चलते हैं। आपकी जो ये रिट्स हैं वो कब कब इशू करी जा सकती है या फिर किसके अगेंस्ट ये इशू करी जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। और किसके अगेंस्ट ये इशू नहीं करी जा सकती है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपकी जो हैबियस कॉर्पस की रिट है जो कहता है टू हैव द बॉडी ऑफ, ये आपके पब्लिक या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट ये इशू करी जा सकती है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, लेकिन आपकी हैबियस कॉर्पस की रिट कब नहीं जारी करी जा सकती है या फिर किसके अगेंस्ट जारी नहीं करी जा सकती है? इट कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट लॉफुल डिटेंशन। अगर लॉफुल तरीके से किसी आदमी को डिटेन करके रखा है आपकी पुलिस ने, ठीक है, तब यह रिट जारी कोर्ट के द्वारा नहीं करी जा सकती है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर किसी पे चार्ज अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है तो उस समय भी कोर्ट आपकी हैबियस कॉर्पस रिट जारी नहीं कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। इससे आपके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से आपके यूपीएससी आईएएस में एक बार क्वेश्चन भी आया है, तो ये सेम आपका सीडीएस में भी स्टेटमेंट रिपीट हो सकती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैंडमस की जो आपकी रिट है कहती है वो वी कमांड की बात करती है। ये किसके अगेंस्ट इशू करी जा सकती है? तो ये किसी भी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट, इन जो ग्रुप्स है इनके अगेंस्ट ये इशू करी जा सकती है। लेकिन ये किसके अगेंस्ट इशू नहीं करी जा सकती है? तो यह आपके प्राइवेट बॉडी, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन तीनों ग्रुप्स के अगेंस्ट ये इशू नहीं करी जा सकती है। मैंडमस की रिट आपके प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इशू नहीं करी जा सकती, ये आपको पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं। ये जो मैंने टेबल आपको दिया है ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ से क्वेश्चन अगर आ गया और इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपका गलत कभी नहीं होगा। प्रोहिबिशन की जो रेट है, प्रोहिबिशन की रेट आपके ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू करी जा सकती है, लेकिन वो आपके प्राइवेट इंडिविजुअल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट आपकी प्रोहिबिशन की रिट जारी नहीं करी जा सकती है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी जो सर्टियोररी की रिट है ये आपके जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तीनों के अगेंस्ट इशू करी जा सकती है, लेकिन ये आपके लेजिस्लेटिव और प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट ये रिट इशू नहीं करी जा सकती है। ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट है आपकी क्यू वारंटो की जो रिट है वो ओनली फॉर सब्सटेंशियो पब्लिक ऑफिसर्स। कुछ पब्लिक ऑफिसर्स जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जैसे कि आपकी आईएएस हो गई, आईपीएस हो गए, ठीक है, इस पे अगर कोई बंदा आपके कब्जा करके बैठा हुआ है तब ये रेट आपका सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जारी कर सकता है। इसे उसे आज़ादी है, ठीक है, कोर्ट को। लेकिन इट कैन नॉट बी इशूड फॉर मिनिस्ट्रियल ऑफिस। मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे अगर मिनिस्ट्री ने किसी अपॉइंट कर रखा है किसी बंदे को पब्लिक ऑफिस के लिए, तो उसके अगेंस्ट आपकी क्यू वारंटो की रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी नहीं करी जा सकती है। साथ ही साथ प्राइवेट ऑफिसेज के लिए भी क्यू वारंटो की रिट जारी नहीं करी जा सकती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब ये थी आपकी
रिट्स के बारे में इंपॉर्टेंट जो भी प्रोविजंस थे मैंने आपको टोटल बता दिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की टोटल पावर और कौन कौन सी रिट्स होती हैं, कहाँ कहाँ जारी हो सकती है और कहाँ कहाँ जारी नहीं हो सकती है। इससे क्वेश्चन आपका आता है तो गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप ढंग से पढ़े होंगे तो यह क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब लास्ट हम लोग देखेंगे कि आर्म्ड फोर्सेस के जो आपके फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है। ठीक है, आइए देखते हैं। आर्टिकल नंबर 33 इसमें कहता है, क्या कहता है आर्टिकल नंबर 33? पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट बाय लॉ। पार्लियामेंट अगर चाहे तो बाय लॉ वह रिस्ट्रिक्ट कर सकता है किस चीज़ को? फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आपका पार्लियामेंट अगर चाहे तो आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को वह रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कानून बनाकर। पुलिस के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। और लास्ट में आपके दे रखे हैं फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उनके भी फंडामेंटल राइट्स को अगर आपके पार्लियामेंट चाहे तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसकी आज़ादी पार्लियामेंट को आर्टिकल नंबर 33 में गिवन है। तो इसमें आपको याद रखना है कि आर्म्ड फोर्सेस के आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। एज पर आर्टिकल नंबर 33 पार्लियामेंट ने वह रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब आपकी ये जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के जो फोर्सेस हैं इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कि आप मान के चलिए, जैसे आपके एनआईए का फॉर्मेशन हुआ है ना, एनआईए का फॉर्मेशन 2008 के बाद हुआ है, तो वो भी बॉडी इसी के अंडर में आती है। उसको भी आर्टिकल नंबर 33 के थ्रू पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट्स उसके रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 34 इसमें क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 34 कहता है कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ अगर इम्पोज है, उस समय गवर्नमेंट या फिर आपके पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स उस एरिया के जितने भी लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी में कहा कि हैबियस कॉर्पस की जो आपकी रिट है वो हम अगर आपके मार्शल लॉ इम्पोज है तब भी हम ये जारी कर सकते हैं। ठीक है, किसी की बॉडी को अगर हम चाहें कि उसे प्रोड्यूस करना है कोर्ट में तो हम चाहें तो ऐसा करा सकते हैं, ऐसा आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चाहे फिर वहाँ पर मार्शल लॉ भी इम्पोज हो। यह आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 34 के थ्रू किसी भी एरिया में अगर मार्शल लॉ इम्पोज है तो वहाँ पर के लोगों का फंडामेंटल राइट आपके पार्लियामेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 34 में गिवन है। अब इन दोनों को लेके आपका आर्टिकल नंबर 35 है। आर्टिकल नंबर 35 में कहता है पावर टू मेक लॉ रिलेटिंग द सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिसकी पावर बनाने का अधिकार आपके सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दिया गया है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 33 में आपके आर्म्ड फोर्सेस के जो फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है कि नहीं करना है, इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ आपके पार्लियामेंट को गिवन है। ऐसा स्टेट लेजिस्लेशंस नहीं कर सकते हैं। ये आपके आर्टिकल नंबर 35 में गिवन है। इसकी आपको राइट्स बनाने के जो अधिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दिए गए हैं। ये आपको याद रखना है। ये चीज़ आपके आर्टिकल नंबर 35 में थी। तो ये आपके आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल राइट्स थे। तो यहाँ पर होपफुली आपका टोटल ये फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक अब कवर होता है। और दोनों वीडियोज़ अगर आप ढंग से देख लेंगे, फर्स्ट वीडियो उसके बाद सेकेंड वीडियो के जो जितने भी प्रोविजंस हैं, अगर अच्छे तरीके से आप स्टडी कर लेंगे तो गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा और आपके जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो गलत नहीं होंगे। इसके फंडामेंटल राइट्स के और पीछे जो सिटीजनशिप टॉपिक मैंने पढ़ाया है उन दोनों के जो आपके MCQ टाइप क्वेश्चन जो बन सकते हैं और जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में अच्छे से पूछे गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, उसकी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए लाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।